ओके सो बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको क्या बोला गया ध्यान से देखना। यहाँ बोला है कि चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts and when her friend asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased। अब मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी बातें कोई दोस्त अपने दोस्त को करेगा तो उससे कभी दोस्ती रखेगा। भाई जिस चीज का आंसर सही से दे सकते हैं उसके लिए इतनी फालतू घुमा करके बात नहीं बट स्टिल हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो हमें तो ये भी करना ही पड़ेगा ना हाल फिलहाल के लिए। हाँ पर्टिकुलरली अगर मेरी कोई ऐसे दोस्त हो जिनसे मैं कुछ सवाल पूछूं और वो कैसे जवाब दें तो मैं तो उससे दोस्ती तोड़ता हूँ एंड टू एंड। इसी से बता दे कितने खरीदे क्या दिक्कत आ रही है। हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या करना है। मतलब उसने पैंट्स और कुछ स्कर्ट्स खरीदी राइट। तो हम मान लेते हैं कि उसने कुछ नंबर ऑफ पैंट्स खरीदी वो थी एक्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स थी कितनी वाई। So let number of pants she purchased are equal to x and let number of skirts she purchased are equal to y। ओके फिर उसके कुछ दोस्तों ने पूछा कि हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट शी आंसर। अब यहाँ से हमारे पास बेटा हमारी पहली क्वेश्चन बनेगी राइट। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। अब इस चीज को ध्यान से देखना। So according to question बेटा जो स्कर्ट्स थी ना वो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से भी दो कम थी है ना। तो स्कर्ट्स टोटल उसने कितनी खरीदी वाई परचेज खरीदी है ना करी है। तो जो वाई है वो बेटा क्या है वो टू लेस है किससे ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। मतलब पैंट्स जितनी खरीदी है ना उसके ट्वाइस से भी दो कम। तो ट्वाइस का मतलब तो कितना हो जाएगा टू एक्स और इससे दो कम लेस देन का मतलब कितना होता है माइनस माइनस कितना टू लेस बोला तो माइनस का टू। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। y को RHS में लाओ और 2 को LHS में ले जाओ चाहो तो ऐसा कर लो। अगर नहीं भी करना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राइट। तो ये हमारे पास में हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अगर हम हमारी दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करें हमें वो क्या दे रखी है देखते हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। फिर उसने कुछ घुमा फिरा के बात करी। इस बात में तो उसके दोस्त उसको कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे पता है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस नंबर ऑफ स्कर्ट्स अगेन क्या है y के बराबर ही है। तो ये जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना ये 4 कम है किससे 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। मतलब ये 4x माइनस 4 के बराबर भी है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। अब दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। All you need to do is to frame the equations on the graph paper। अभी कैसे होगा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार। हालांकि आपको आता है आप लोग का पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं आपको पॉइंट्स निकालने भी आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बट इसके लिए अपन एक एक करके पॉइंट्स निकालते हैं। पहले यहाँ पे निकालेंगे ना इस वाली इक्वेशन ही निकालते हैं। हम यहाँ पे x को 0 ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे x को 0 लिया तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और y कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे अगर x को 0 लेंगे तो y -2 आ जाएगा। आप इधर लिख देते हैं x इक्वल टू 0 y कितना आ रहा है हमारे पास में -2 आ रहा है। पहले पॉइंट तो ये आ गए। फिर बेटा एक काम करते हैं ना इस बार x को 1 ले लेते हैं। अगर आपने x को 1 ले लिया तो y कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो x को 1 लेने पर y कितना आ रहा है हमारे पास में 0 आ रहा है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1,0। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं यहाँ ना। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में भी बेटा अपन को यही काम करना है। सिंपल पॉइंट है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। यहाँ पे भी अपन पहले क्या करते हैं ना x को एक बार 0 ले लेते हैं। जब x को 0 लोगे तो y कितना आएगा आपके पास में -4 आ जाएगा। ठीक है इस बार नेगेटिव में पॉइंट्स आ रहे हैं तो चलेगा। तो इस बार x को 1 ले लेते हैं। जब आपने x को 1 लिया तो यहाँ पे आपके पास में y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है मतलब x को 1 लेने पर y 0 है। अब देखो यहाँ पे बिना ग्राफ बनाए भी हमें पता पड़ रहा है कि 1,0 1,0 कॉमन पॉइंट है इसका सोल्यूशन है।
तो हमें पहले ही पता पड़ चुका है कि यहाँ पे हमें कैसी लाइंस मिलने वाली है, हमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने वाली है, राइट। सो बट स्टिल क्योंकि हमको इसको ग्राफ बनाना ही है तो हम ग्राफ तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हालांकि यही बोला नहीं है, लेकिन हमें चंपा के दोस्तों की मदद करनी है ना, कि उसने कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदे, तो हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम लाइन खींच देंगे बड़ी सारी। इस बार हमें हाईएस्ट पॉइंट तो एक्स में वन ही चाहिए, बट वाई में हमें नेगेटिव तक भी जाना है ना, तो थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी ले लेंगे इस बार। इसमें हो जाएगा शायद हमारा काम। एरोस बनाना कभी मत भूलना, हाँ तो एक्स वाई वगैरह कुछ लिखना भूलना कभी भी, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट होता जाना। वाई डैश, वाई, एक्स डैश, एक्स, जीरो। एक्स में कहीं पे भी कुछ नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, बट एक्स में हमें मैक्सिमम वन ही वैल्यू चाहिए, बट सिर्फ हम कुछ वैल्यू से लिखेंगे वन, टू, थ्री, फोर। ध्यान रहे बेटा, ग्राफ आपको एकदम प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाना है, ग्राफ पेपर में वहां पे सबसे बेस्ट ग्राफ बनते हैं। दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4, -5। -4 हाईएस्ट चाहिए हमें, इस नंबर को वहीं तक छोड़ देते हैं। वाई के अंदर देखते हैं, तो चाहिए नहीं बट मार्क करना पड़ेगा, 1, 2, 3 काफी है। अब बेटा पहले रेड वाले पॉइंट्स मार्क करता हूँ आराम से। क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0, -2, तो 0, -2 मेरा वाई एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। देन है 1, 0, ये रहा 1, 0। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। और इसको अपन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, इस लाइन को भी अच्छे से फ्रेम कर देते हैं। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, y इक्वल टू 2x-2। जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट तो हमारे पास में क्या है, 0, -2, और ये पॉइंट है हमारे पास में 1, 0, है ना। अब ब्लू वाले पॉइंट्स मार्क करते हैं आराम से। ब्लू पॉइंट कौन कौन सा है, 0, -4, ये रहा 0, -4 तो यहाँ पे आएगा, और 1, 0 सेम ही चल रहा है। अपन इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे लाइन की हेल्प से। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा ग्राफ। फिर अपन बुक से भी इसको मैच करेंगे ना, चेक करेंगे कि बुक में भी ऐसे ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसके भी बेटा पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे आपको। इसकी भी इक्वेशन यहाँ पे लिख देना। इसकी इक्वेशन आपके पास में y इक्वल टू 4x-4। जो पॉइंट आपके पास में क्या है, 0, -4 है। ये पॉइंट तो अभी कॉमन ही आएगा, मुंह से भी लिख देता हूँ, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, 1, 0 आ रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो उसने कुछ उसने एक तो उसने पैंट खरीदी, उसने स्कर्ट शायद खरीदी ही नहीं, क्योंकि 1, 0 इज द कॉमन सोल्यूशन टू बोथ द इक्वेशन। तो उसने बेटा अपने फ्रेंड्स को पागल बना दिया, उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी, उसने बस एक पैंट खरीदी। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता पड़ रहा है। यहाँ जो लाइन्स है वो आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इधर अपन लिख देते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। दूसरी चीज बेटा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ये सब आपको लिखना नहीं होता, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा नेचर क्या होता है। और अगर कंसिस्टेंट सिस्टम में इंटरसेक्टिंग लाइन से सोल्यूशन भी कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो जो यूनिक सोल्यूशन है वो आपको सामने दिखाई दे ही रहा है, दैट इज 1, 0। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी हो जाएगी, 1। और स्कर्ट किसने कितनी खरीदी, 0 खरीदी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर बेटा हम इस प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे भी ये पता करने के लिए कि जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर इनका सिस्टम क्या है, ये पता करने के लिए हमें ग्राफ को प्लॉट करना पड़ा। है ना, आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि ना हमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना वो ग्राफ को प्लॉट करने में ही लगता है, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत है ना प्रिसाइजली काम करते हैं।
मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए ये पॉइंट्स वगैरह निकालना ये सब काम बहुत आसान होता है कंपेरेटिवली अगर हम बात करें। तो क्या हर बार हमें जब भी इक्वेशंस मिलेंगी तो ऐसा जरूरी है क्या हमें हमेशा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि ना लाइंस का नेचर क्या है, जस्ट टू नो द नेचर ऑफ द लाइंस, क्या हमें हमेशा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे पास में एक और ऑल्टरनेटिव मेथड होता है जिसकी हेल्प से बेटा अपन ये पता कर सकते हैं कि लाइंस का नेचर क्या है। ध्यान रखना, लाइंस का नेचर तो अपन पता कर लेंगे बट सोल्यूशन क्या आएगा उसके लिए हमें फिर दूसरी अप्रोच लगानी पड़ती है। ग्राफ की हेल्प से हमें नेचर तो पता पड़ता ही पड़ता है, हमें साथ के साथ में ना बेटा सोल्यूशन भी पता पड़ जाता है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नेचर ही पता करना है, आपको सोल्यूशन पता नहीं करना, तो उसके लिए आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अनदर मेथड, वो मेथड क्या है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। टू नो द नेचर ऑफ पेयर ऑफ एन इक्वेशन टू वेरिएबल, टू नो द नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, बड़ा सा नाम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। We have another method और बेटा इस मेथड को हम बेसिकली बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, तो अपन रेड में लिखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। अब ये जो बेटा मेथड आपके सामने आएगा ना, ये मेथड आप मेंटली भी बहुत जल्दी कर पाओगे, ये आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले ही ये जानने में कि क्या ये क्वेश्चन वर्थ है करना उसका, मतलब अगर भाई हमें पहले ही पता पड़ जाए भाई, क्योंकि नेचर ही तो मेन है ना। अगर हमें पहले ही पता पड़ जाए कि जो इक्वेशंस हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, अगर वो हमें पैरेलल मिलने वाली हैं तो उसका तो कभी सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो उसका ग्राफ बनाने की मेहनत क्यों करें, उसके पॉइंट्स पता करने की मेहनत क्यों करें, है ना? तो जो आपकी पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं इन टू वेरिएबल, हमें इनका नेचर पता करने के लिए ही पहले से ही इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करना आना चाहिए, उससे हम पहले पता लगा लेंगे, राइट? अब जैसे ना मैं आपकी बुक की सारी वो इक्वेशंस लूंगा जिसके अपन ने ग्राफ बनाए थे, एंड अपन है ना देखेंगे कि है ना जो अपन पहले से ही देखना प्रिडिक्ट कर देंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, फिर अपन कंपेयर करेंगे कि क्या सच्ची में हमारा प्रिडिक्शन सही है कि गलत है। ठीक है, बट पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि है ना हमारे पास में कंपेरिजन होता कैसे है। जैसे मान लो बेटा आपके पास में दो लाइंस हैं, है ना? आपके इसमें लाइन वन है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और जो आपकी लाइन टू है इसकी आपको इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये अपने पास में ना दोनों लाइंस की इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, अब देखना हमारे पास में यहाँ पे तीन केस बनते हैं। जो सबसे पहला केस है वो ध्यान से ऑब्जर्व करना। केस वन, आप बेटा इनके ना कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे a1 अपॉन a2। y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2 है, b1 अपॉन b2। यहाँ कांस्टेंट टर्म है c1 है, कांस्टेंट टर्म है c2, c1 अपॉन c2। अब पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, अगर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आ रहा है अगर वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं हुआ तो थर्ड वाला केस तो फिर उसमें उस केस में हमें देखना भी नहीं पड़ेगा, इसको तो हटा ही देंगे अपन। ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग ही ऐसे हो गई कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब होता है हमारे पास में लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। लाइंस L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब है कि लाइंस L1 और L2 इंटरसेक्टिंग है, और ये सिस्टम कौन सा आपके पास में कंसिस्टेंट सिस्टम है, तो हमें पता ही है पहले से। क्योंकि सोल्यूशन कहाँ पे होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता ही होता है।
तो ये हमारे पास में हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो सोल्यूशन कैसा मिलना है, हमें यूनिक सोल्यूशन मिलना है। ये भी इधर हम पहले कह सकते हैं कि जो लाइंस आएंगी उनका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, फिर ओनली वन जिसको अपन बोलते हैं। अब देखो यहाँ से हमें लाइंस का नेचर पता पड़ा है, सोल्यूशन होगा क्या ये नहीं पता, कैसा होगा ये पता है ना, यूनिक है ये पता है, बट एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या है वो हम नहीं पता कर सकते, बट हम नेचर पहले पता कर सकते हैं, यही मैंने अभी इतने से आपको पहले भी बताया था। अब बेटा फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है केस टू। अब केस टू में क्या होता है ना, मान लो कि A1 अपॉन A2 जो है वो यहाँ पे B1 अपॉन B2 के बराबर है, और वही आपका यहाँ पे C1 अपॉन C2 के बराबर है। कहने का मतलब है कि तीनों ही रेशियो आपस में बराबर आ चुके हैं। तो इस केस के अंदर जो आपकी लाइंस होती हैं वो होती हैं को इंसिडेंट लाइंस। लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। दूसरी चीज, अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो उनके बेटा सोल्यूशन कितना होता है हमारे पास में, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ध्यान रखना, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, एंड हमें अच्छे से पता है कि ये दोनों चीजें भी किसके अंदर आती हैं, हमारे पास में कंसिस्टेंट सिस्टम में ही आती है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, हमें सेकंड वाले लाइन का भी नेचर पता पड़ सकता है पहले से ही। अब इसके अलावा हमारे पास बेटा एक ही केस बच रहा है, केस थर्ड। अब केस थर्ड क्या होता है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है एक बार। ऑब्वियसली आपको पता पड़ रहा होगा, अब हम बस पैरेलल लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब केस थर्ड पैरेलल लाइंस का केस क्या होता है, अगर A1 अपॉन A2 जो है ये B1 अपॉन B2 के तो बराबर आ गया, लेकिन मान लो अगर ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं आता, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर हमारे पास में कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। एंड आपको अच्छे से पता है कि पैरेलल लाइन के अंदर सोल्यूशन होते ही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में नो सोल्यूशन, राइट। एंड जो सिस्टम है ये सिस्टम कौन सा कहलाता है आपका, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो बेसिकली हमारे पास में तीन ही तरीके के नेचर होते हैं लाइन पेयर और फिर इक्वेशन टू वेरिएबल के। दैट इज कौन कौन से, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारे पास में, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और तीनों के लिए हमें अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम ग्राफ बनाने से पहले ही ये पता कर सकते हैं कि ये जो लाइंस आपके सामने दे रखी हैं, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, हम क्वेश्चन भी देखेंगे, जो लाइंस आपके सामने आ रखी हैं इनका नेचर कैसा है, ये किस तरीके का ग्राफ आपके सामने बनाएंगी जब हम इसको प्लॉट करेंगे सही से। ओके, तो बेटा ये हमारे पास में तीन केस होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। अपन में ना बुक वाले केसेस को भी सामने लेके आते हैं ना, जो बुक में एक टेबल बनी है ना, अपन उसको सामने लेके आते हैं, वहां से आपको और इजीली ये चीज क्लियर हो जाएगी, ध्यान से ऑब्जर्व करना उस चीज को। इस टेबल को बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसमें ये आगे क्या क्या लिखा हुआ है ये तो आप अभी देख लेना, मैं बस ये एग्जाम्पल के लिए इक्वेशंस यहाँ से एक बार के लिए उधार लूंगा। जैसे मेरे पास में जो पहली इक्वेशन मुझे दे रखी है, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20। ये बेटा वही इक्वेशन है जो आप ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कर चुके हो उसी चैप्टर में, ये वही इक्वेशन है ना, ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहला काम, जब जहाँ पे आपकी गलती होने की चांसेस एकदम जीरो हो सकती है ना, आपको एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा वैल्यूज लिखोगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 की। तो फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, ये हम ऐसे लिख लेते हैं x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे पहले अपन लिखेंगे A1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1 है, B1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट -2 है,
C1 कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A2 कितना होगा आपके पास में 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे B2 दैट इज y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4। C2 दैट इज कांस्टेंट कितना हो जाएगा -20। बेटा कोफिशिएंट जब भी लिखो साइन कंसिडर करना मत भूलना। अब बेटा इधर अपन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A1/A2, ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे B1/B2, ये हो जाएगा -2/4, जो फाइनली कट के हो रहा है -1/2। अब देखो जब आप है ना A1/A2 और B1/B2 का रेशियो फाइंड करो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर कर लेना। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे तो आगे तो कुछ भी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें ना। यहाँ पे हमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। और जब हमारे पास में ये वाला केस निकल के आता है तो हमारी लाइंस कैसी होती है बेटा, इंटरसेक्टिंग होती है। और यही चीज यहाँ पे लिखी है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है, ये चीज में यहाँ पे लिखी हुई है। और ये अभी अभी आपको मैंने प्रीवियस यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम लोग कैसे इस चीज को यूज करते हैं। अगर आप सेकंड केस देखोगे, थर्ड केस देखोगे, तो आपको हर जगह सेम ही चीज दिखाई देगी, चिंता मत करना। ठीक है, so this is how you can compare the coefficients and constant of two linear equations in two variables, or pair of linear equations in two variables, and we can easily predict the nature of the equations before plotting them on the graph only. Okay, so इस चीज को बहुत ध्यान से बनने की कोशिश करना।